स्टार्ट करूं क्या करूं? नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा कंपनी फाइनल अकाउंट के बता। अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था इस चैप्टर को पढ़ने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या। ये चैप्टर मुझे ये सिखाएगा एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को कितना मैक्सिमम परमिसेबल रेम्यूशन दे सकता है। एक कंपनी अपने डायरेक्टर को कितना रेम्यूशन दे सकता है उस हिसाब से हम बात किया था। तो सबसे पहली बात हम डिस्कशन है इसकी लिमिट कहाँ पे गिवन है बेटा, सेक्शन कहाँ पे बेटा, सेक्शन 197 के अंदर। तो सबसे पहले वो बात करता है किसके, होल टाइम डायरेक्टर के लिए। तो कंपनी में एक ही होल टाइम डायरेक्टर है तो क्या होगा, वन और सिर्फ वन ही है तो कितना होगा बेटा, 5% ऑफ क्या होगा बेटा, नेट प्रॉफिट। अगर मोर देन वन है तो 10% ऑफ क्या होगा बेटा, नेट प्रॉफिट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, क्लियर ये हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना। अगर क्वेश्चन के अंदर बोला क्वेश्चन ने क्या है, पार्ट टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट किया, कैसे हो सकता है बेटा, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा उस केस में क्या होगा, एक है नहीं ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर है तो कितना होगा 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर मान लो ओनली अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या ये पढ़ाया था बोलो, बट ओवरऑल कितना हो सकता है मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट में सभी डायरेक्टर्स को मिलाकर कंपनी कितना दे पाएगी बेटा, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, उससे ज्यादा वो नहीं दे पाएगी। क्या पॉइंट हमने डिस्कशन किया था, ये हमारा कल तक का हमारा लेक्चर था। बड़े वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा सर ये नेट प्रॉफिट क्या होता है। ये नेट प्रॉफिट होगा बेटा, ये प्रॉफिट कौन सा होगा, सेक्शन 198 के हिसाब से हम क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालेंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा। अगर ये नेट प्रॉफिट के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो नेट प्रॉफिट जो होगा क्या होगा बेटा, सेक्शन 198 के हिसाब से। तो ये प्रॉफिट मुझे निकालना आना चाहिए। अगर मुझे ये प्रॉफिट निकालना आता है तो मुझे रेम्यूशन निकालना मुझे आता है, क्योंकि ये लिमिट तो हमें पता है। फर्स्ट डे है बेटा आपका, समझ में आया थोड़ा बहुत, कुछ नहीं आ रहा है, शॉर्ट रिव्यू तो बेटा। एक इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को मैक्सिमम कितना रेम्यूशन दे सकती है। तो जितना एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूशन कितना दे सकती है, क्यों अल्टीमेटली कंपनी को चलाता कौन है बेटा, कंपनी के डायरेक्टर्स। तो अपने मन माफिक वो कितना भी रेम्यूशन ले लेंगे बेटा, किस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ चेक कौन करेगा। तो कंपनीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया, एक लगाया कंपाइल किया कि नहीं भैया, कंडीशन लगाई कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को सेक्शन 197 के हिसाब से इतना ही रेम्यूशन दे सकती है। तो डायरेक्टर कौन है बेटा, होल टाइम है या पार्ट टाइम। अगर होल टाइम डायरेक्टर होगा तो कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उसका 5% तक वो मैक्सिमम अपना रेम्यूशन ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं। किसी कंपनी में जब एक होगा तब, क्या कंपनी में एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है। तो उसके मान लो कंपनी में 2 होल टाइम डायरेक्टर है, मान लो कंपनी में 3 होल टाइम डायरेक्टर्स है, एक कंपनी में 4 होल टाइम डायरेक्टर है, तो चारों होल टाइम डायरेक्टर का रेम्यूशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलाकर हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। तो जब मैं बात करता हूँ कंपनी के पार्ट टाइम डायरेक्टर की बात करता हूँ तो पार्ट टाइम डायरेक्टर होगा उस केस में क्या होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कंपनी में जब पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो अपॉइंट किया, आप ही फर्स्ट डे है क्या, आप तो उस दिन ना, ठीक है। तो कंपनी में जब पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो कंपनी के पार्ट टाइम के साथ क्या कंपनी में ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर था क्या, अगर कंपनी में ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर है और पार्ट टाइम को अपॉइंट किया तो पार्ट टाइम का रेम्यूशन कितना होगा बेटा, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। पर कंपनी में ऑल टाइम डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर ही है, तो जितने भी पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं उन सभी का रेम्यूशन 3% ऑफ नेट प्रॉफिट हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए रहेगा। तो नेट प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए। तो हमें जो नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ध्यान समझना, क्या क्वेश्चन में मेरे पास ऑलरेडी नेट प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अरे सर नेट प्रॉफिट कैसे होगा, मतलब क्या, आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास ट्रेडिंग P&L बना होगा तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन होगा, पर ये नेट प्रॉफिट से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। ये नेट प्रॉफिट सेक्शन 198 के हिसाब से होना चाहिए। तो मतलब ये जो प्रॉफिट है सेक्शन 198 का नहीं है। अगर ये प्रॉफिट ही 198 का है तो दिमाग लगाना ही नहीं है मेरे को। तो अगर मान लो ये प्रॉफिट सेक्शन 198 का नहीं है तो इस प्रॉफिट को मुझे 198 पे लाना पड़ेगा और इसके हिसाब से रेम्यूशन निकालना पड़ेगा। और मान लो कंपनी ने इससे ज्यादा रेम्यूशन निकाल लिया, मान लो लिमिट के हिसाब से अमाउंट कितना है बेटा 50,000 रुपए का, पर आप निकाल कितना लिया बेटा 60,000 रुपए का, तो क्या डायरेक्टर ने कितना पैसा ज्यादा निकाल लिया 10,000 रुपए, तो क्या डायरेक्टर क्या कंपनी को वापस पैसा लाकर पे करेगा, यस डायरेक्टर कंपनी को वापस पैसा लाकर पे करेगा।
इसमें कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई दिक्कत? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? तो बस यहां मुझे ये समझना है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। बस ये नेट प्रॉफिट निकालना मुझे आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी बेटा? ये नेट प्रॉफिट निकालना। ये नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ये हमारा काम का नहीं। इस प्रॉफिट में मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगे। उनको अगर मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, देन जो प्रॉफिट आएगा, सच प्रॉफिट इज नोन एज सेक्शन 198 प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो नाउ तो लिखो बेटा, हेडिंग लिखो बेटा, आपको कंपटीशन। आप एक काम करो, नोट्स पे आओ बेटा, नोट्स पे ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा आपको। नोट्स नहीं है आपके पास ना? कुछ शेयर कर दो ना। आ गया? पेज नंबर 66 पे आए बेटा आप लोग। पेज नंबर किस पे? 66 पे है। पेज नंबर 66 पे है बेटा आप लोग। बेटा पेज नंबर 66 पे जाओगे तो वहां पे 66 पे जाना है। भरोसा रखो मेरे ऊपर थोड़ा सा बेटा, ध्यान से। बेटा पेज नंबर 66 पे जाओगे तो आपको एक 6 पे नीचे हेडिंग लिखी होगी, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन कैन दिखा। हाँ, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन हेडिंग दिख रही है। आप 65 आप जाओ, 65 पे जाओ बेटा। मिला 65 पे बेटा? समझो बेटा, कुछ लिखा हुआ आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी देखो लिखा होगा वहां पे, लिखा होगा मैनेजर रेम्यूनरेशन दिख रहा है, वहां लिख रहा है बेटा आपको 11%, 5%, 10%, 3%, 1%। क्या यही बात है? उसके नीचे देखो द नेट, अब उसके नीचे भी लिखा है द नेट प्रॉफिट, लिखा है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। उसके नीचे लिखा है 11%, 5%, 10%, 3%, 1%। अब उसके नीचे लिखा द नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन हैज टू बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198। तो ये नेट प्रॉफिट जो होगा ये सेक्शन 198 के हिसाब से, किसी और के हिसाब से नहीं होगा। हम जो नॉर्मल पीरियड निकालते हैं ये प्रॉफिट आपका सेक्शन 198 के हिसाब से नहीं होता है। समझ में है? अब सुनना, मेरे साथ से रीडिंग करना आप लोग ध्यान से। नेक्स्ट बढ़ोगे, हाउ एंड व्हाई इज द नेट प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्क फॉर अ पर्पज डिटरमाइन द मैनेजर रेम्यूनरेशन। इसे लिखा मिला तो उसमें लिखा होगा सबसे पहले द मैनेजर रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर, मैनेजर और एमडी इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 190 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है बेटा? मैनेजर रेम्यूनरेशन जो दिया जाएगा वो किसके हिसाब से होगा? नेट प्रॉफिट के हिसाब से। जो नेट एमडी को, हॉल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजर को जो भी मुझे रेम्यूनरेशन देना है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होगा। तो नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? सेक्शन 198। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अरे ये पॉइंट क्लियर है? अरे हाँ है ना? क्लियर। देख नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर दिस पर्पज इज कैलकुलेटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग 4 एडजस्टमेंट। इन 4 एडजस्टमेंट करने के बाद, 4 एडजस्टमेंट कौन सा? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 दिख रहा है। इन एडजस्टमेंट को करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। हाँ या ना? पहला आइटम पहला आइटम पर क्रेडिट शेल बी गिवन फॉर द फॉलोइंग सम्स। मतलब क्या? क्रेडिट शेल बी गिवन फॉर द फॉलोइंग सम, मतलब फॉलोइंग आइटम को P&L में क्रेडिट किया जा सकता है। मैं इसको थोड़ा उल्टा पढ़ाऊंगा। अभी इस नोट्स में क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग आइटम शेल बी क्रेडिट, मतलब ये आइटम P&L में क्रेडिट होकर आ सकते हैं। तो अगर मुझे बताओ ये आइटम, अगर जो ये नेट प्रॉफिट दिख रहा है ये इसमें ऑलरेडी ऐड होकर आ रहे हैं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन क्या होगा? फॉलोइंग आइटम शेल बी क्रेडिटेड, ये लिखा है।
फॉलोइंग नो क्रेडिट शेल बी गिवन फॉर द फॉलोइंग सम्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये आइटम पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकते हैं या नहीं। तो अगर ये आइटम ऑलरेडी पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रहे हैं तो क्या मुझे इन आइटम को क्या वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा क्या। तो अगर ये आइटम क्रेडिट होकर नहीं आ रहे हो तो इनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्रेडिट करने से प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है, तो जवाब दो। क्रेडिट करने से प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है। तो मुझे बताओ ये 4 आइटम फॉलोइंग आइटम में से पहला आइटम देखो, दैट दिस मीन्स द फॉलोइंग शुड बी एडेड व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज स्टार्टिंग पॉइंट। बट बेटा मुझे बताओ हम जीपी कहाँ होता है, एक बात बताओ, ये यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्या लिखता है, परचेज, यहाँ क्या आता है, जीपी, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एंड फिर क्या आता है, जीपी, यहाँ पे क्या आता है, सेल, यहाँ पे क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या ये जीपी यहाँ पर आता है। फिर यहाँ जो प्रॉफिट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। क्या ये नेट प्रॉफिट सेक्शन 198 वाला है क्या, नहीं, ये सेक्शन 198 वाला नहीं, 198 वाला तो मुझे निकालना है। और क्वेश्चन है क्या बोला, क्रेडिट शेल बी गिवन फॉर द फॉलोइंग सम, दिस मीन्स दैट द फॉलोइंग शुड बी एडेड व्हेन द ग्रॉस प्रॉफिट इज स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा मेरा ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, तो अगर ये आइटम ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं तो क्या मुझे वापस से ऐड करना पड़ेगा क्या। तो नेट प्रॉफिट आता ही कब, इन सारे आइटम को ऐड करने के बाद, इन सबको लेस करने के बाद। अगर ये मान लो आइटम ऑलरेडी क्रेडिट होकर आ रहा है तो मेरा नेट प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़कर आ रहा है या आना बाकी है, तो क्या मुझे प्रॉफिट वापस से बढ़ाना पड़ेगा क्या, मुझे प्रॉफिट वापस से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है। बट अगर ये आइटम जो बोलने वाले हैं, अगर ये आइटम पीएनएल में क्रेडिट होकर आ ही नहीं रहे तो क्या इनको वापस से ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो समझ में आया। और पढ़ते हैं क्या, पहला आइटम गिवन है बेटा कौन सा, बाउंटीज, एंड क्या लिखा है बेटा के पास, सब्सिडी। सही है, क्या है, एक प्रकार की क्या बेटा एक ग्रांट है, सब्सिडी है। अरे गवर्नमेंट ने सब्सिडी आपको दी, सुनना, अगर गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, अगर उस सब्सिडी को ऑलरेडी पीएनएल में क्रेडिट कर दिया तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है या कम होकर आ रहा है, बढ़कर आ रहा है। तो क्या इस ग्रांट को वापस से पीएनएल में ऐड किया जाएगा क्या। बट अगर मान लो जो ग्रांट गवर्नमेंट से मिली, जो गवर्नमेंट सब्सिडी अगर आपको मिली, उसको पीएनएल में आपने क्रेडिट नहीं किया तो आपका नेट प्रॉफिट कम होकर आ रहा है, बढ़ के आ रहा है, कम होकर आ रहा है। तो इस आइटम को मुझे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। क्या पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, ईमानदारी से बोलना। अगर ये जितने भी आइटम में बोलने वाला हूं, क्रेडिट शेल बी गिवन, मतलब इनको पीएनएल में ऐड करना है। अगर ये आइटम पीएनएल में क्रेडिट नहीं हुए तो ऐड कर दो, और ऑलरेडी क्रेडिट होकर आ रहे हैं तो इनका कुछ इफेक्ट देने की जरूरत पड़ेगी क्या। क्या हो दिया पूरा, समझ में अच्छे से आया। मैंने क्या बोला, फॉलोइंग आइटम शेल बी क्रेडिटेड, ये आइटम पीएनएल में क्रेडिट होने चाहिए। अगर ये आइटम ऑलरेडी पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रहे हैं तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा क्या। आकाश कब आए, बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, श्योर। पहला आइटम कौन सा है, ग्रांट। दूसरा तुम मुझे बताओ, सिर्फ ग्रांट के लिए बोला। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, क्रेडिट शेल नॉट बी गिवन ऑफ द फॉलोइंग सम, मतलब क्या, ये आइटम पीएनएल में क्रेडिट होकर नहीं आ सकते। अगर ये आइटम पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रहे होंगे तो इनको वापस से क्या करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अगर ये आइटम जो बोल रहा हूं ए बी सी डी, ये 4 आइटम अगर पीएनएल में ऑलरेडी बढ़कर आ रहे हैं तो इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है, कम होकर आ रहा है, बढ़कर आ रहा है। और ये आइटम पीएनएल में क्रेडिट नहीं होने चाहिए तो फिर भी क्रेडिट हो गए तो इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस या प्लस। क्या पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर है। तो मुझे बताओ, आप पॉइंट नंबर 1 के लिख लो, ये अमाउंट पीएनएल में ऐड होकर आ सकता है। देसी भाषा में लिखो, नोट्स में लिख लो, जिसकी भी नोट को तो मना नहीं करेगा। यस कौन, हाँ तो कोई दिक्कत। अगर ये आइटम पेन में क्रेडिट होकर आने चाहिए थे और क्रेडिट होकर नहीं आए तो इनको क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट करने के लिए ऐड करेंगे या लेस करेंगे। हाँ तो इनको क्या दो, लेस कर दो। बोल जवाब दो। पहला पॉइंट क्या बोलता है, फॉलोइंग आइटम पीएनएल में क्रेडिट होकर आने चाहिए थे बट क्रेडिट होकर नहीं आए तो क्या करोगे,
समझ में आ गया बेटा? अब मुझे बताओ दूसरा पॉइंट, P&L में क्रेडिट नहीं होकर आना चाहिए था, फिर भी क्रेडिट होकर आ रहा है, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, पर बढ़कर नहीं आ रहा है। तो इन आइटम, अगर फॉलोइंग आइटम अगर ऐड होकर आ रहे हैं तो इनको क्या कर दो? लेस कर दो। बेटा 130 वाली बच रही, अब जल्दी हो बेटा। नहीं बेटा, आप गलत बैच में आ गए हो बेटा। नकुल सर वो अलग है बेटा, वहां आप कंसल्टेशन में आए हो ना बेटा। तो कंपनी फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट वो जगह खाली हुई बच्चों। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? दैट मीन्स मैंने क्या बोला? फॉलोइंग आइटम, पहला मैं पॉइंट नंबर 1 के लिए कहेगा, अगर ये आइटम P&L में ऑलरेडी क्रेडिट होकर आ रहे हैं तो कोई आपत्ति, अगर नहीं आ रहे होंगे तो आपत्ति। तो क्या करोगे? ऐड करोगे या लेस करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ बेटा, ये P&L में क्रेडिट होकर आना चाहिए था, ऑलरेडी क्रेडिट होकर आ रहा है तो कोई आपत्ति, तो कोई लेस करूं, कोई ऐड करूं? और ऑलरेडी ऐड होकर आ रहा है तो आपको ऐड क्यों किया जाएगा? क्या समझ में आया? अगर ये आइटम P&L में क्रेडिट होकर नहीं आ रहा होता तो उसको वापस क्या करते? ऐड करते। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बट अब जो पॉइंट बोलने वाला हूं, क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन फॉर द फॉलोइंग सम्स, मतलब क्या? मतलब क्या? यह आइटम P&L में क्रेडिट होकर नहीं आने चाहिए। अगर ये आइटम P&L में क्रेडिट होकर आ रहे होंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? तो मुझे जबकि P&L में आने नहीं चाहिए, अगर ये नहीं आते तो प्रॉफिट कुछ कम आता है, बढ़कर आता? कम आता। तो इनकी वजह से प्रॉफिट बढ़कर आ रहा, तो इनको हटाना है तो क्या करेंगे? लेस या ऐड? क्या समझ में आया? अरे हाँ है ना। तो नो, पहला आइटम प्रीमियम ऑन शेयर एंड डिबेंचर, इसको सिंपल भाषा में सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको सिंपल लिखो, प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अल्टीमेटली क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम ही तो है। अरे बोलो ना, प्रीमियम ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स मतलब क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या बेटा? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम P&L में क्रेडिट होकर आ रहा है तो गलत है या सही? तो इसको ऐड करेंगे या लेस? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम P&L में क्रेडिट होकर आ ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? ऐड? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह आइटम P&L में आना नहीं चाहिए था और नहीं आ रहा तो खुशी की बात है। अरे हाँ या ना। दूसरा, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर। अगर क्या शेयर फॉरफिट से प्रॉफिट होता है? क्या उस प्रॉफिट को आपने P&L में डाल दिया तो क्या सेक्शन 198 के हिसाब से वो P&L में क्रेडिट में आना चाहिए? नहीं। क्या फिर भी आ रहा है तो गलत है या सही? गलत। तो ऐड करो या लेस? अगर ये लेस होकर, अगर मान लो ये ऐड होकर नहीं आ रहा होता तो कुछ भी नहीं करते। क्या समझ में आया? समझ में नहीं आया? नहीं आया? एक बार फिर समझाना पड़ेगा आपको। क्यों हसन? नहीं आया ना बेटा? तो ध्यान क्या है? समझ में क्यों नहीं आया? फिर सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया? क्या आपको अलग से पढ़ाया क्या मैंने पहले कभी? तो ये पढ़ाई आज ही पहली बार। सुनो बेटा, आपको पहली बार पढ़ाया ना मैंने, आज ही फर्स्ट टाइम आया था ना। मैं लेट आया सर, लेट तो दिन था ही, और लेट में और लेट आया मैं। क्यों? सुबह लगा आपकी बैच नहीं होगी आज। तो कहां गए थे? क्यों? एक मुलाकात जरूरी थी सर। है? कहां गए थे बेटा? क्यों सर? काम तो रहा सर, टाइम पास। कितने मन थे यार बेटा, मेरी क्लास में इतना मन लगता ही नहीं है आपका। तो बार बार 5 पर देख लेते सर, कब टाइम खत्म हो रहा है सर? मैं देखते ही नहीं कभी सर। ध्यान समझना, हम बात कर रहे हैं किसके लिए बेटा? हम सेक्शन 198 पढ़ा रहा हूं। कम लोग पढ़ा है? कम लोग खत्म हो गया है? सेक्शन 197 पढ़ा है? क्या करूं बेटा मुझे बताओ? गलत बात है ना? क्या नहीं?
इसमें क्या है सर, क्या करना है मुझे बताओ आप। है ध्यान से बेटा सुनो अभी। पॉइंट नंबर 2 लिखा है, ये आइटम पीएनएल में ऐड होकर नहीं आने चाहिए। देसी भाषा में बात करो, क्या नहीं आना चाहिए बेटा? अगर ऐड होकर आ रहे हो तो क्या कर रहे होंगे? अगर ऐड होकर नहीं आ रहे होंगे तो ये आइटम पीएनएल में नहीं आना चाहिए था। अगर आ गया तो क्या करोगे? प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है तो माइनस कर। अगर पीएनएल में ऐड होकर नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करेंगे। दैट्स इट, इतना सा पॉइंट है। पहला पॉइंट कौन सा था? सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा पॉइंट क्या था? शेयर फॉरफिटेड। अगर मैंने किसी शेयर को फॉरफिट किया, अपने पास कौन एब्सेंट है बेटा? कहां है वो? वो तो भैया फेसबुक पे भी चल रही है बेटा, है वो तो है, सेल्फी लेने में एक्सपर्ट है वो तो अभी भैया। ना ध्यान समझना बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पीएनएल में नहीं आना चाहिए था। अगर पीएनएल में आ रहा तो गलत है या सही? अगर सेक्शन 198 के हिसाब से गलत है या सही? गलत है। तो अगर आ रहा है तो क्या करो? हटाओ। अगर नहीं आ रहा तो कुछ मत करो। तीसरा पॉइंट, प्रॉफिट ऑन कैपिटल नेचर। उसको सिंपल को कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट ऑन नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स। ये देखो, कैपिटल प्रॉफिट ऑन नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स। समझते हो इसका मतलब क्या? ऐसी असेट्स जिसको आपने सेल किया और उस असेट्स पे अभी तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया और असेट्स को सेल करने से आपको प्रॉफिट हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, असेट्स का नाम बताओ जो नॉन डेप्रिशिएबल है। लैंड और बिल्डिंग। लैंड इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स। लैंड को आपने 5 लाख में लैंड को सेल किया, कैसा हो सकता है? उस 5 लाख के लैंड को आपने परचेज किया था, सेल किया 8 लाख रुपए में, प्रॉफिट या लॉस? ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? और ये असेट डेप्रिशिएबल है नॉन डेप्रिशिएबल? क्या लैंड को आपने सेल किया 3 लाख का प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट को आप पेमेंट क्रेडिट करते हो? क्या इसके लिए प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है, कम होकर आ रहा है? क्या गलत है या सही है? सेक्शन 198 के सब गलत है या सही? तो इससे प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है तो प्रॉफिट को नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस या ऐड? अगर मान लो आपने लैंड को सेल किया, इससे प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को पीएनएल में आपने क्रेडिट ही नहीं किया तो क्या इसका कोई इफेक्ट दिया जाएगा? बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर समझो। पहला पॉइंट मैंने अभी तक 2 पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट क्या था? फॉलोइंग आइटम पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकता है। उसका नाम क्या था? ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट से अगर सब्सिडी मिली है, अगर वो पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रही है तो अच्छी बात है, बुरी बात? अच्छी बात। अगर लेस, अगर ऐड होकर आ रही तो क्या लेस करो? अगर ऐड होकर नहीं आया तो ऐड करो। बट कुछ आइटम ऐसे हैं जो पीएनएल में क्रेडिट होकर आने नहीं चाहिए थे, फिर भी पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रहे हैं, तो इसको सही करने के लिए क्या होगा? लेस या ऐड? पहला आइटम कौन सा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रहा है, जबकि 198 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट होकर नहीं आ सकता। फिर भी अगर ऐड होकर आ रहा है तो क्या करूं? ऐड या लेस? शेयर फॉरफिट का अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट होकर नहीं आ रहा है तो ऐड करो या लेस? कुछ भी नहीं किया जाएगा लवीना, क्योंकि फॉरफिटेड का अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट होकर नहीं आ सकता। फिर भी क्रेडिट होकर नहीं आ सकता है और क्रेडिट होकर नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, बुरी बात? पर अगर ये अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट और शेयर फॉरफिट का अमाउंट, दोनों अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रहे हैं तो गलत है या सही? ऐड करो या लेस करो? क्या समझ में आया? तीसरा, अगर मेरे पास कोई असेट्स थी, वो असेट्स या तो डेप्रिशिएबल होगी या फिर क्या होगी? नॉन डेप्रिशिएबल। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जिस असेट्स की बात कर रहा हूँ असेट नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स है। नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स को मैंने क्या किया? सेल किया। इससे मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को मैंने पीएनएल में डाल दिया तो पीएनएल बढ़कर आ रहा है, कम होकर आ रहा है? बढ़कर आ रहा है। तो क्या ये प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकता है? नहीं आ रहा तो क्या ऐड करो या लेस? नहीं समझ में आई बात? अच्छे से नहीं आया? पक्का? क्या मैं आगे बढ़ सकता? बेटा ये तो मैंने नॉन डेप्रिशिएबल क्या, बट जिस असेट्स को मैंने सेल किया वो डेप्रिशिएबल असेट्स हो सकती है। ध्यान सुनना, ये पॉइंट एग्जाम में अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में आया
तो ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, ये तय है। अभी तक मैंने 4 पॉइंट बोले, पहला गवर्नमेंट सब्सिडी, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरा शेयर फॉरफिट, ये 3 आइटम, चौथा कैपिटल प्रॉफिट और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। इनको वजह से ये 5 आइटम आए या नहीं आए इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये 4 आइटम पेज में आए या नहीं आए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बट जो अब मैं डेप्रिसिएबल एसेट्स वाला पॉइंट बोल रहा हूं, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। सुनना पॉइंट क्या, जिस एसेट्स को मैंने सेल किया वो अभी तक तो कौन सी थी, पहले नॉन डेप्रिसिएबल, उससे प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को मैंने पीएनएल में क्या कर दिया, लेस कर दिया। हाँ है ना, लेस कब किया, अगर वो ऑलरेडी ऐड होकर आ रहा होगा तो। बट जिस एसेट्स को मैंने सेल किया वो एसेट डेप्रिसिएबल एसेट्स हो सकती है क्या, उसको सेल करने से मुझे प्रॉफिट हो सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास एक असेट थी, वो असेट डेप्रिसिएबल असेट थी, इस असेट को मैंने सेल किया, इससे मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस प्रॉफिट को भी मैंने पीएनएल में क्रेडिट किया होगा, क्या ऐसा हो सकता है। अब सुनना, मैं सिर्फ लिखूंगा देसी भाषा में, जिस असेट्स को पहले समझना उसके बाद लिखना, असेट्स को हमने सेल किया, जिस असेट्स को हमने क्या किया, सेल किया, वो असेट्स, लिखना मत, लिखने का मौका लूंगा, वो असेट्स डेप्रिशिएबल है, डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल असेट्स है और उससे मुझे प्रॉफिट हुआ तो जितना डेप्रिसिएशन उस असेट्स पर चार्ज पीएनएल में किया जा चुका है, वहां तक का प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर बट उससे एक्सेस प्रॉफिट पीएनएल में नहीं आ सकता। सर क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आया, मेरी बात को सुनना ध्यान से, आप लोग समझना। जिस असेट्स को मैंने क्या किया, सेल किया, अगर वो असेट्स डेप्रिशिएबल है या नॉन डेप्रिशिएबल, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा। अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स है, उस असेट्स को सेल किया, उससे जितना मुझे प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट पीएनएल में नहीं आ सकता, उसको वापस क्या कर दो, लेस कर दो। पर जिस असेट्स को, सुनना मेरे ध्यान से, जिस असेट्स को मैंने सेल किया, अगर वो असेट डेप्रिशिएबल असेट्स हो, उस असेट्स को सेल करने से मुझे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का अमाउंट पीएनएल में आ तो सकता है, और उतना ही अमाउंट पीएनएल में आ सकता है जितना इस असेट्स पे अभी तक टोटल जितना डेप्रिसिएशन में चार्ज कर चुका हूं। इस बात से समझ में अच्छे से नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। ये इतनी अच्छी बात एक बार समझ में आ जाए तो मजा है क्या इस बात का। ध्यान सुनना, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझाऊंगा ना, फिर लिखूंगा अरे हाँ ऐसा कुछ था ही नहीं पॉइंट, फालतू में इतने फालतू में डरा देते हैं हमें, ऐसा कुछ है। सुनना, एक असेट्स है जिसको मैंने 10 लाख रुपए में क्या किया, परचेज किया, इस पे अभी तक मैंने 3 लाख का मैं लिखा बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को समझते हो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है बेटा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इस असेट्स पे अभी तक 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है, हाँ या ना? तो बताओ आज इस असेट्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही होगी, 7 लाख या 10 लाख? क्या इस असेट्स को मैं सेल कर सकता हूं? बताओ कितने में करूंगा, कितने में? 5 लाख। क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस? हम अभी यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें या लॉस की? हाँ, प्रॉफिट की। ठीक, किसमें कुछ काम का है क्या? हटाओ।
असेट्स को 5 लाख 7 लाख के असेट्स कितने में सेल किया? 8 लाख। चलो 8 लाख, जो 8 लाख बोल रहे हैं 8 लाख भी कर देते हैं, जो 9 लाख बोल रहे हैं 9 लाख भी कर देते हैं, जो 10 लाख बोल रहे हैं 10 लाख भी कर देते हैं, जो 11 लाख बोल रहे हैं 11 लाख भी कर देते हैं, जो 12 लाख कर रहे हैं उनकी 12 लाख भी कर देंगे। किसी को नाराज नहीं करूंगा। कोई 13 बोल रहा है तो 13 भी कर देता हूं, कोई 14 बोल रहा है 14 भी कर देता हूं, कोई 15 बोल रहा है 15 भी कर देता हूं। और मेरी इच्छा कुछ और बोलने की है क्या? 10.5, 11.5, 15.5 ऐसा कुछ। 70 लाख लास्ट ऑप्शन, इसके बाद कुछ भी नहीं होता। अब एक के समझना, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, खुद बोलोगे ध्यान से अभी। बस इस केस को समझाने से पहले जो जैसे भी लिखा है, कितना बुरा लिखा है, पढ़ने की कोशिश करना मेरे साथ में, समझ में आए या नहीं आए इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनना, जिस असेट्स को हमने मेरे साथ पढ़ना है और चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, मन में नहीं पढ़ना है ध्यान से। जिस असेट्स को हमने सेल किया है वो असेट्स डेप्रिशिएबल असेट्स है। सुनना, बोलने के बाद ये समझ में आनी भी चाहिए, ऐसे बोलना ऐसा नहीं है बेटा, समझना नहीं। ध्यान से वापस बोलो, जिस असेट्स को हमने सेल किया है वो असेट्स डेप्रिशिएबल असेट्स है और उससे मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो बात समझ में आई? मतलब क्या? जिस असेट्स को मैं सेल कर रहा हूं, अगर वो असेट्स डेप्रिशिएबल असेट्स है, इसको मैंने सेल किया, सेल से मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या समझ में आया? तो जितना डेप्रिशिएशन उस असेट्स पे चार्ज, खा गया मैं, भूख लग रही है बेटा, मेरे को भी बेटा है ऐसे। हाँ है? तो जितना डेप्रिशिएशन उस असेट्स पे चार्ज पीएनएल में किया जा चुका है, वहां तक का प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकता है। अब आपको साथ में बोलना है पूरा। जिस असेट्स को हमने सेल किया है वो असेट्स डेप्रिशिएबल असेट्स है और उससे मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो जितना डेप्रिशिएशन उस असेट्स पे चार्ज पीएनएल में किया जा चुका है, वहां तक का प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकता है, बट उससे ज्यादा प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर नहीं आ सकता। वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब सुनना मेरी बात को, तुम मुझे बताओ इस असेट्स को 10 लाख के असेट्स पे 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है, तो 3 लाख का डेप्रिसिएशन पीरियड में डेबिट हो चुका है या होना बाकी? अगर इस असेट्स को 7 लाख के असेट्स को मैं सेल करता हूं, मुझे प्रॉफिट होगा 3 लाख का प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रहा है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पर 3 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट आ रहा होगा तो मुझे नहीं सही लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई फर्स्ट केस, मैंने 7 लाख के असेट्स को कितने में सेल किया? 8 लाख। नफा या नुकसान? मतलब फायदा है नुकसान? कितने का? क्या ये 1 लाख का प्रॉफिट मैंने पीएनएल में क्रेडिट किया होगा? क्या आने तो कोई आपत्ति? इसको मैं लेस नहीं करूंगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? दूसरा केस, अगर मान लो 7 लाख के असेट्स को 9 लाख में सेल किया होता तो कितने का प्रॉफिट होता? 2 लाख का। क्या 2 लाख का प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकता है? हाँ आ सकता है। कहां तक आ सकता है? 3 लाख तक आ सकता है। तीसरा केस, 7 लाख के असेट्स को कितने में सेल किया? 10 लाख का। क्या प्रॉफिट हुआ? कितने का? कितना प्रॉफिट? 3 लाख का प्रॉफिट पीएनएल में आ रहा है तो आ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 लाख की असेट्स कितने में सेल की? 11 लाख में। क्या प्रॉफिट हुआ? कितने का हुआ? 4 लाख। 4 लाख का प्रॉफिट पीएनएल में आ रहा है तो दिक्कत होगी। दिक्कत कितने की होगी? 4 लाख की या 3 लाख से ऊपर की? 3 लाख से ऊपर के। तो मुझे बताओ मेरे पीएनएल में 4 लाख का प्रॉफिट क्रेडिट होकर आ रहा है, जब कितना आ सकता है? 3 लाख। कितना ज्यादा रहा है? ऐड करो या लेस? कितने अमाउंट से? 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख। आया समझ में? खत्म हो गया कंसेप्ट यार। पूरी दुनिया इस कंसेप्ट को बोलती है, पूरी दुनिया बोलती है फाइनल अकाउंट समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कोई कंसेप्ट नहीं आता। दैट्स इट। हर कंसेप्ट में, हर चैप्टर में ताकत होती है बेटा। उस चीज को अगर आपने पकड़ लिया ना, बात खत्म यार। पूरा आप चैप्टर कंपनी फाइनल अकाउंट इस पर्टिकुलर
पॉइंट पे टिका हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये समझ में आता है, कितना ऐड करना कितना समझ में नहीं आता। कैसे समझ में नहीं आता? टफ है क्या? अगर टफ होता तो क्या पारा होता है क्या? मैं भी छोड़ के बैठ गया होता। तो बहुत कमजोर हो आप लोगों से यार, आप लोग इतने ताकतवर हो यार। नहीं? हाँ सर, बहुत तेज है कान आपके ना। हाँ सर, मान लो 7 लाख के ऐसे कितने में सेल किया? 12 लाख में। क्या फायदा हुआ? कितने का? अरे कितने का? कितना आ सकता है? कितना आ रहा है? क्या करूं, ऐड या लेस? कितना? क्या समझ में आया? नहीं आया यार, एक एग्जांपल और करना पड़ेगा। नहीं यार, 7 लाख की कितने में सेल की? 13 में। प्रॉफिट कितने का? कितना प्रॉफिट पीएनएल में क्रिएट हो सकता है? 3 लाख। बल आ कितना रहा है? 6 लाख। कितना गलत है? 3 लाख। लेस करो या ऐड? लेस। कितना? एक और एग्जाम्पल इस बात पे, आप तो सही किया एक बार। 7 लाख की एसेट्स कितने में सेल की? 14 में। प्रॉफिट कितने का? कितने का प्रॉफिट? कितना प्रॉफिट पीएनएल में आ सकता है? कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? लेस करो या ऐड करो? कितना? इस बात पे एक एग्जांपल और, आपने 7 की एसेट्स कितने में सेल की? 15 में। फायदा है नुकसान? कितने का? कितना प्रॉफिट आ सकता है? कितना आ रहा है? कितना ज्यादा आ रहा है? ऐड करूं? कितना? इस बात पे एक एग्जांपल और, 7 लाख के, बाकी बुरा मान जाएगी यार, क्या नाम है? हाँ, 7 लाख के एसेट्स कितने में सेल किया? कितने का प्रॉफिट? 63 लाख। 63 लाख। कितना प्रॉफिट पीएल में आ सकता है? कितना आ रहा है? 63 लेगा। कितना गलत आ रहा है? कितना ज्यादा? ऐड करूं? कितना? दैट्स इट यार। अब इस पॉइंट को पढ़ो। क्या समझ में नहीं आ रहा था? पढ़ो इस पॉइंट को। जिस असेट्स को हमने सेल किया वो असेट्स अगर डेप्रीशिएबल असेट्स है, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ। जितना डेप्रीशिएशन उस असेट्स पे चार्ज पीएनएल में किया जा चुका है, वहां तक का प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकता है, बट उससे एक्सेल प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर नहीं आ सकता। क्या समझ में आई? हाँ बोलो। हाँ, ऐसा सेक्शन 198 बोलता है इसलिए। और इसका लॉजिक देता हूं। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात बेटा, प्रॉफिट तो पूरा है, तो इसके लिए हम खर्चे भी तो ऑलरेडी पीएनएल में क्रेडिट हो चुके हैं। एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट हम पीएनएल में कम कर चुके हैं ना बेटा, तो वहां तक प्रॉफिट आने में कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो जबकि हम नॉन डेप्रिशिएबल की बात करते हैं बेटा, वहां पर एप्रोप्रिएशन बनाया था हमने क्या? नहीं। तो जब एप्रोप्रिएशन बनाया नहीं तो पूरा प्रॉफिट हमें पीएनएल में डाल दिया। इस वजह से पूरे प्रॉफिट को क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। यहां पे कुछ प्रॉफिट ऐसा है, अल्टीमेटली हमने 3 लाख का खर्चा पीएनएल में डेबिट कर दिया, जबकि खर्चा नहीं था। तो 3 लाख का प्रॉफिट अगर आ भी रहा है ना, आने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रहा है, तो उसको वापस क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन सा बेटा? हाँ बेटा, समझना, ये जो हम प्रॉफिट निकालेंगे ना, सिर्फ सेक्शन 198 के निकालेंगे। ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ मैनेजर रेम्यूनरेशन कंपटीशन के करेंगे, इसका अकाउंटिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना बेटा, ये प्रॉफिट सिर्फ हम मैनेजर रेम्यूनरेशन निकालने के लिए ही कर रहे हैं। इसका इफेक्ट अकाउंटिंग रीट में कुछ नहीं होता है बेटा। अकाउंट्स में तो बेटा जो ट्रेडिंग से पीएनएल आ रहा होगा ना, पीएनएल से जो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को ही हम नेट का करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा नहीं कि 3 लाख का अलग 2 लाख का अलग, वो नहीं। ये सिर्फ हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैनेजर रेम्यूनरेशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट। बाकी इसका और कोई यूज नहीं है। इसको बुक्स अकाउंट में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। आप जो बोलो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 3 लाख का दिया, 2 लाख का क्या होगा बेटा? इसको सिर्फ यही इस सेक्शन 198 के लिए, इस मैनेजर रेम्यूनरेशन निकालने के लिए ही इंपैक्ट दिया जाएगा। नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका जैसा नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं वैसा ही करेंगे। ये बात क्लियर अच्छे से नहीं हुई क्या बेटा? यस। हाँ हाँ, कहां दे रहे हैं बेटा? हाँ हाँ, प्रॉफिट का लेस हो रहा है बेटा। अगर आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, प्रॉफिट कम हो के आ रहा है आपका, क्या मतलब? यस।
तो अब बेटा इस एसेट को मैंने सेल कर दिया है, तो डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट हुआ इससे, तो क्या इतने से प्रॉफिट कम होकर आया था ना, तो जब प्रॉफिट ऐड कर देंगे ना तो अल्टीमेट प्रॉफिट से बढ़ के आ जाएगा। इतने साल से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो इसकी वजह प्रॉफिट कम होकर आ रहा है, या दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्लियर। बट मान लो फ्यूचर में जिस एसेट्स को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, इस एसेट्स को फ्यूचर में मैं सेल कर देता और मुझे इससे प्रॉफिट होता, तो ये प्रॉफिट तो पहले यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्योंकि इतना इससे अब डेबिट कर क्रेडिट कर देंगे, तो इसकी वजह जितना हम प्रॉफिट डेबिट कर रहे थे वो अल्टीमेटली वापस क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली पहले कम मिला, बट अब जब प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़कर आ रहा है, तो अब रेवोल्यूशन आपको फ्यूचर में क्या एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज व्हेन प्रॉफिट क्या डेबिट होकर आएगा, प्रॉफिट कम आ रहा है उस समय कम मिलेगा, बट फ्यूचर में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा वापस बढ़ जाएगा, तो फ्यूचर में आपको वापस से प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आज आपको कम मिलेगा, पर जब असेट्स को आप सेल करोगे तब आपको प्रॉफिट होगा, तब उसको वापस क्या होगा प्रॉफिट आपको बढ़ के आ जाएगा, तब अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़कर आएगा, रेवोल्यूशन बढ़कर मिलेगा आपको। अच्छे से क्लियर नहीं हुआ क्या बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर। तो ये एक एग्जांपल आप नोट डाउन कर लो, इसी अभी से पॉइंट नंबर 1 एंड 2 पॉइंट नंबर 3 एंड 4 कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।